ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सामने आ खड़ा हुआ है। अनियंत्रित, अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास आज संपूर्ण मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा कर चुका है। आप देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी हैं, अति सर्वथा वर्जित। और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी हैं। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इस दृष्टि से आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर आपको 6 महीने से 1 वर्ष पहले यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। एक विश्वास के साथ, एक नई प्रतिबद्धता के साथ। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस, काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हड़ताल जारी, कहा सरकार और अदालत न भूले ये जन आंदोलन है। कोलकाता की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज आरोपी डॉक्टर संदीप घोष समेत अन्य 3 आरोपियों की होगी पेशी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, इसमें 19 कैंडिडेट्स के नाम। आरएस पुरा, साउथ से रमन भल्ला मैदान में। 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। अब 23 सितंबर को सुनवाई। भारत में मंकीपॉक्स का मिला पहला केस, लेकिन ये वो स्ट्रेन नहीं जिस पर दुनिया में अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर तेज बारिश का अलर्ट। अजमेर की फायसागर झील में दरार आई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और एक बार फिर से आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ऐसे वस्तुओं का उपयोग जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है, इन पर तमाम लगाम लगाने और रोकने के बावजूद फिर भी किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। हम पहाड़ी क्षेत्रों में कभी जाने का अवसर प्राप्त होता है, देखते हैं वहां पर किसी भी सीजन में जाइए, जंगलों के बीच से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। जंगल चल रहे होते हैं, जंगल जलेंगे, पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, भूस्खलन होगा, असमय तमाम जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सामना
न केवल वन्य जीवों को करना पड़ेगा बल्कि मानव भी उससे वंचित नहीं रह सकता। और यही कारण है कि वन के दायरे कम होने के कारण मानव वन्य जीवों के संघर्ष की नौबत भी आती है। और इसलिए आज से 7.5 वर्ष पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि हमें वन आच्छादन बढ़ाना है। 2028-29 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वन आच्छादन हम 15% तक कर सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष हम रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बड़े पैमाने पर 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक हम लोगों ने पूरा किया। अब याद करिए, हम वृक्षारोपण तो करते हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी, जन सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7-7.5 वर्ष में इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश के इस कार्य की प्रशंसा की, किसानों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन एक बड़ा दायित्व जो 647 वन रक्षक आज तैनात हो रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, इनके ऊपर उनकी ट्रेनिंग के बाद यह दायित्व आने वाला है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है और वह भी ईमानदारी के साथ, पॉजिटिवली, जन सहभागिता के साथ जुड़ते हुए कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे ढंग से निर्वहन कर सकते हैं। इसके 41 इंजीनियर भी आज यहां पे तैनात हो रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आज आप देख रहे होंगे ज्यादातर नदियां जो हमारे जल की बेहतरीन स्रोत थी, इन नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश की सबसे पवित्रतम नदी गंगा नदी को उन्होंने अविरल और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके परिणाम सामने आए, लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिम्मेदार जो संयंत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, संगठन संस्थाएं हैं, इनको नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को अपनाने के लिए तैयार करना। ये सभी कार्यक्रम अगर एक साथ निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दें तो स्वाभाविक रूप से हम लोग प्रकृति को भी बचा पाएंगे और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। इसके साथ ही 647 जो वन रक्षक है, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से
मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। भाई अगर किसी गन्ने के खेत में या किसी जगह, क्योंकि तराई के क्षेत्र में जिन जिन जनपदों में ये शिकायतें मिली हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर जंगल और खेती एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती है। और जब भी ये स्थिति होगी, जंगल के अंदर पानी भरा, जंगली जानवर अपने बच्चों से या फिर अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं भी जंगल से प्लान करके खेतों की तरफ आते हैं। गन्ने के खेत में बैठे हुए हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति अपने खेत में बिना किसी सावधानी के साथ अचानक गया और उस जंगली जानवर को, चाहे वो तेंदुआ हो, लकड़बग्गा हो या टाइगर हो, उसको ये पता लगेगा कि उसके बच्चे वहां पर हैं, कोई व्यक्ति वहां, अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो हिंसक उस समय देखने को मिलता है, हिंसक होता है, हमला करता है। अगर हम सावधानी पहले से तैयार करें कि भाई यहां पे तेंदुआ है, बाघ है या लकड़बग्गा है या भेड़िया है, यह यहां पे नुकसान कर सकता है, इसको पहले हम यहां से बाहर की तरफ कर लें। इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग उन बॉर्डर वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में हम कर लें जो खेत और जंगल को पूरी तरह अलग अलग करते हो, विभाजित करते हो। तो इलेक्ट्रिक जो हल्के शॉक लगेंगे उसके कारण जंगली जानवर स्वयं ही इधर नहीं आएगा, उससे दूरी बनाएगा। और वह दूरी बनाएगा स्वाभाविक रूप से खेत में कार्य करने वाले खेतिहर किसान हो, श्रमिक हो या उनके अन्य रक्षक, वे सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं भी पहले जागरूक होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना पड़ेगा, फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में हम उसके लिए तैयार करें। वन विभाग को हम लोगों ने इसके लिए धनराशि भी दी है और मैं फिर कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में हम फेंसिंग, इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग करें जो जंगली जानवरों को नुकसान तो न पहुंचाएं, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर आए। इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा लगेगा और पीछे भागेंगे, फिर इधर आने का साहस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए जिससे जनहानि को हम रोक सकें और ग्रामीणों में, गांव के लोगों में, आम जनमानस में जो आक्रोश मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण पैदा होता है, इस संघर्ष से हम बचा सके। और मुझे लगता है कि बहुत आसान कार्य है। एक प्रशिक्षण, इसमें उचित प्रशिक्षण हो। कोई जानवर अचानक हमला नहीं करेगा। हिंसक से हिंसक जानवर होगा, वह अचानक किसी मनुष्य पे हमला नहीं करता। लेकिन हां, अपनी रक्षा के लिए जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो हिंसक होता है। और हिंसक लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर आयोगों से होगी परिवहन निगम में भर्ती, समूह खा के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों में भर्ती। लोक सेवा आयोग और प्रयागराज तथा समूह ग की सीधी भर्ती यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन लिया फैसला। अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू का बयान सामने आया है। शीघ्र ही शासकीय आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां शीघ्र ही शासकीय आदेश जारी किए जाने के बाद अहम जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है,
ब्रज की महारानी पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। जन्मोत्सव पर होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और राधा अष्टमी पर रोपवे से दर्शन को मंदिर पहुंचेंगे श्रद्धालु। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार द्वारा भव्य दिव्य रूप में मनाया जाएगा जन्मोत्सव। राधा अष्टमी पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में वन वे व्यवस्था। मेला क्षेत्र में बनाए गए 48 पार्किंग स्थल व 86 बैरियर लगाए। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और 52 स्थलों पर लगे कैमरे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए होर्डिंग एरिया, स्टैटिक सेट और स्पीकर की व्यवस्था की गई है। मथुरा और आगरा में भव्य और दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 11 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में राधा रानी का महाअभिषेक होगा। मथुरा और आगरा में भव्य और दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राधा अष्टमी को लेकर विशेष इंतजाम पूरे किए गए हैं। स्टैटिक सेट और स्पीकर की व्यवस्था की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है, जिले में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब्स, 35 पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक को किया गया सील। सीएमओ ने एसीएमओ की छापेमारी से जिले भर में मचा हड़कंप। जिले भर में छापेमारी कर अवैध क्लिनिक लैब्स सील की गई। झोला छाप डॉक्टर, अवैध अस्पताल पर हुई कार्रवाई। जिले भर के 35 पैथोलॉजी लैब्स, क्लिनिक, अस्पताल सील किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं और तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वन्य जीव रक्षक के रूप में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अभियंता के रूप में, तो जो इकोसिस्टम हमारा तैयार होगा वह लोगों के लिए एक मॉडल बन सकता है और इस दिशा में सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम पेड़ भी लगा रहे हैं, अगर जन सहभागिता के साथ उसको लगाएंगे तो आप लगाने में योगदान देंगे, लेकिन रक्षा करने में वहां के स्थानीय नागरिक, स्थानीय ग्रामीण या शहरवासी उसमें योगदान देंगे। वे उसको बनाने का, उसको सुरक्षा करने में, उसके संरक्षण में अपना योगदान देंगे। जब हम केवल विभागीय स्तर पर ही इन सब कार्यक्रमों को चलाते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम पेड़ लगाते हैं, कोई आके उसको उखाड़ देता है, कोई इसको तोड़ देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं। लोगों को बताने की आवश्यकता है, ये पेड़ जो लग रहे हैं, जो वन लग रहे हैं, ये जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन रक्षा का एक बेहतरीन उपाय है जो हमें एनसीआर के क्षेत्र में नवंबर से लेकर के फरवरी तक हमेशा सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ती है। स्मॉग के कारण दिल्ली के अंदर दम घोटू वातावरण हो जाता है और उस समय का वातावरण कैसा होता है, श्वास के रोगी घर के बाहर नहीं निकलते। लगातार टेलीविजन में बुलेटिन चलती है, लगातार इस पे न्यायालय गंभीरता से सब मुद्दों को लेती है। तमाम एनजीटी और अन्य जो न्यायिक संस्था, संगठन, संस्थाएं, उनके द्वारा भी अलग अलग ऑर्डर पास किए जाते हैं। सबकी चिंता एक ही है, क्योंकि वहां पे बड़े पैमाने पे पर्यावरण की क्षति पहुंची है, वनाच्छादन कम हुआ है, नदियां प्रदूषित हुई हैं। सस्ता सा सरल सा रास्ता अपना दिया है कि धान की कटाई होती है, उसमें पराली पे आग लगा दो। आज इसके लिए बायो कंप्रेस्ड यूनिट लग रही है, यानी किसान आज धान का दाम तो पाएगा ही, लेकिन साथ साथ अतिरिक्त दाम वह पराली का प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बायो कंप्रेस्ड यूनिट उसके लिए पराली खरीदने की व्यवस्था भी करता है। अच्छा दाम किसान को मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम बनाए हैं भारत सरकार के साथ मिलकर के, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि हम लोग कम से कम 100 बायो कंप्रेस्ड यूनिट लगाएं। कुछ हमारी लग चुकी हैं, अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, और मैं चाहूंगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को,
संबंधित विभागों, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग को इस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे पर्यावरण की रक्षा करने में इथेनॉल, उसके माध्यम से बनने वाला इथेनॉल के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ सके। आज जो नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ा जा रहा है, आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी परीक्षा में हम लोगों ने बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षा के पूरे पैटर्न को बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा, जब थोड़ी भी हम सावधानी बरत लें तो किसी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और इसके लिए हमने सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया है, जिसमें हम लोगों ने, चाहे वो नकल माफिया हो, सॉल्वर गैंग हो या पेपर लीक जैसी गतिविधियों में लिप्त ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, यहां तक कि उससे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान हमने इस एक्ट के माध्यम से ऐसे तत्वों के खिलाफ किया है। दूसरा, इसमें भी परीक्षा की शुचिता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए, इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। फेस रिकॉग्निशन का जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसका बेहतरीन उपयोग किया है और हर एक सेंटर पर, परीक्षा के जितने भी सेंटर हैं प्रदेश में, जितने भी सेंटर बनते हैं, वहां बैठने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए जाते हैं कि एक एक सीसीटीवी कैमरे को हम लखनऊ में बैठ करके स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकते हैं कि ये परीक्षार्थी वहां बैठा हुआ है, इधर उधर क्यों झांक रहा है। यहीं से मैसेज चला जाता है और फिर वहीं पे कार्रवाई होती है। उसको नहीं पता होता है कि ये कुछ कार्रवाई हो रही है, या कोई वहां पे अभ्यर्थी के साथ साथ कोई परीक्षक किसी कदाचार में लिप्त पाया जा रहा है, तो यहीं से ही उसके खिलाफ एक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसको उस रूप में सीसीटीवी कैमरे से भी आच्छादित करने के कार्य के साथ जोड़ा जाता है और उसी का परिणाम है कि आपने अभी हाल ही में देखा कि पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने देश के अंदर संपन्न किया है। किसी एक साथ संपन्न की और प्रक्रिया की यही प्रदेश है 2017 के पहले युवा, उत्तर प्रदेश का युवा जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, पहचान के संकट के दौर से गुजरता था। लोग बोलते थे, अगर कहीं पूछ लिया किसी ने कहां से आए हैं और अगर उसने उत्तर प्रदेश बता दिया तो ये मान के चलिए कि उसको होटल तो बात की, यानी होटल की बात तो दूर, वहां तो लोग व्यक्ति पेड करके जाता है, तब भी होटल में भी रूम नहीं मिलता था और धर्मशाला में तो खैर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं होता था। लोग भगा देते थे, कहते नहीं भैया हमारे यहाँ जगह नहीं है, किराए पे कमरे नहीं मिल पाते थे। कौन लोग थे जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था? ये पहचान का संकट वही लोग खड़े करने वाले हैं जो लोग पेपर लीक करने वाले गैंग के सरगनाओं को अपने शागिर्द बनाते थे, जो लोग नियुक्ति की, भर्ती की प्रक्रिया निकलने के साथ जिनकी सूची भी चली जाती थी और उस सूची के साथ ही उनके द्वारा वसूली भी प्रारंभ होती थी। किसी गरीब के बच्चे को, किसी मेरिटोरियस छात्र को जो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से आगे बढ़ना चाहता है, उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के, परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था,
इस प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेईमानी में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी, और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। याद करिए, हम लोग आए तो 1,55,000 से अधिक तो केवल पुलिस के कार्मिकों के पद खाली पड़े थे, जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। वे सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की। क्यों नहीं भर्तियां 17 के पहले संपन्न हो गई? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई? कारण था 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नीयत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है। सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है। तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं। वो अभी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया है, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई है। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है, और इसीलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि जिस ईमानदारी और शिष्टापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जो 2017 के पहले भारत के विकास का बैरियर था, आज बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत के विकास में अपना योगदान देगा। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हर विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी, विकास भी कराना है लेकिन नियोजित हो, वैज्ञानिक हो, पॉल्यूशन फ्री हो। हम ऐसा विकास कराएंगे जहां पर विकास का लाभ भी लोक कल्याण के लिए मिले, योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, लेकिन हम पर्यावरण के संरक्षण के उत्तरदायित्व को भी अपने ऊपर लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ा दें। और ये संभव है, हम सब मिलकर के इस दिशा में सामूहिक प्रयास करेंगे तो इसके परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर इस भर्ती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जैसे धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देता हूं वन विभाग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 688 वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 41 इंजीनियर्स को आज नियुक्ति पत्र के साथ जोड़ा गया है। और अंत में मैं आप सभी को, जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उन सभी को, आपके अभिभावकों को, माता पिता को और जो भी आपके मित्र और शुभचिंतक हैं, उन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं।
आपका जीवन मंगलमय हो और प्रदेश के विकास के लिए आप सबका योगदान निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही कई अहम बातें भी कही गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं। जिले में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब्स 35 पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक को सील किया गया। सीएमओ ने एसीएमओ की छापेमारी से जिले भर में हड़कंप मचा। जिले भर में छापेमारी कर अवैध क्लिनिक लैब्स सील किए गए। झोलाछाप डॉक्टर, अवैध अस्पताल पर हुई कार्रवाई। जिले भर के 35 पैथोलॉजी लैब्स, क्लिनिक, अस्पतालों को सील किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ा एक्शन लिया गया। और बुलंदशहर से खबर, जिले में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी लैब्स। अहम जानकारी, 35 पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक को सील किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएमओ ने एसीएमओ की छापेमारी से जिले भर में हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, जिले में अवैध रूप से चल तमाम शिकायतें मिलती रहती हैं कि झोलाछाप लैब, झोलाछाप क्लिनिक या नर्सिंग होम वगैरह चल रहे हैं, चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। इसी को लेकर के अभियान चलाया। कई टीमें जनपद में आज लगाई हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के निरीक्षण कर रही हैं और सभी जगह जहाँ भी कहीं कागज़ की कमी मिल रही है या कुछ इस तरह का काम मिल रहा है जो कि चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ नोटिस दे रहे हैं। अगर नोटिस के अलावा सील करने की जरूरत है तो सील नहीं करना। ये थैला छाप, लैब, ये सभी पे कार्रवाई चल रही होगी। सभी पे चल रही है। जनपद बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बड़ी ही कार्रवाई की गई है। जनपद बुलंदशहर के सीएमओ और एसीएमओ द्वारा लगातार जनपद बुलंदशहर में जो फर्जी तरीके से लैब चलाई जा रही है, क्लिनिक चलाई जा रही है, उन पर लगातार छापेमार कार्रवाई की है। लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है, अगर देखा जा रहा है तो उसमें अगर बात की जाए जहांगीराबाद, अनूपगढ़, नरौरा, खुर्जा और डिवाई, तो उनमें अगर बात की जाए तो अभी तक अगर जनपद बुलंदशहर के सीएमओ के द्वारा की अगर सीएमओ की बात करें तो सीएमओ के द्वारा बताया गया है कि करीब 35 लैब और क्लिनिकों को सील कर दिया गया है। और सील करने के बाद में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जो संचालक हैं उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जिस तरह से सीएमओ के द्वारा इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के जो माफिया हैं उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जिस तरह से कार्रवाई करना कहीं ना कहीं एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है सीएमओ के द्वारा। और सीएमओ अब ये भी कहना है कि अभी भी लगातार अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो और भी कार्रवाई अभी जनपद बुलंदशहर में की जाएगी, क्योंकि तमाम जिस तरह से जो प्राइवेट जो लैब संचालक हैं वो मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक रिपोर्ट में देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी की प्लेट कम बता रहे हैं, किसी को टाइफाइड बता रहे हैं, तो उसको लेकर सीएमओ पर लगातार शिकायत जा रही थी। जबकि जनपद बुलंदशहर सीएमओ को कहना है कि बीमारी के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में तमाम तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसी तरह की किसी के लिए कोई भी कमी नहीं है। और जहाँ जो दवाई नहीं है वहाँ मुहैया कराई जा रही है। तो जनपद बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को। ऐसी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, कोई भी फर्जी जो डॉक्टर है वो किसी भी मासूम के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। अब देखना यह होगा कि जो जनपद बुलंदशहर की जिस तरह से सीएमओ की टीम ने लगातार कार्रवाई की है, ये कार्रवाई अगर चलती रहेगी या बीच में बंद हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जिस तरह से सीएमओ के द्वारा कार्रवाई की है, उससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक हुए, लैब संचालक, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
आगरा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश राजू के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने राजू के भाई प्रदीप को किया गिरफ्तार। दोनों ने पुलिस को रोकने के लिए की थी फायरिंग। आगरा खेड़ागढ़ पुलिस की हुई मुठभेड़, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने राजू के भाई प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में बदमाश राजू के पैर में गोली लगी। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की बात सामने आई है। आगरा से अगली खबर है। रेस्टोरेंट में घुसी तेज रफ्तार कार, एयरबैग खुलने से बची कार सवार की जान। संजय प्लेस स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट में कार घुस गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हल्दीराम रेस्टोरेंट में कार घुस गई और एयरबैग खुलने से बची कार सवार की जान। अहम जानकारी आपको हम बता दें, संजय प्लेस स्थित हल्दीराम रेस्टोरेंट में घुसी कार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे के समय गेट पर कोई मौजूद नहीं था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रेस्टोरेंट के गेट तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि एयरबैग खुल गया, जिसके चलते चालक की जान बच गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर युवक ने नर्स और डॉक्टर से बदसलूकी की है। सरकारी अस्पताल में नशे में धुत युवक ने की बदसलूकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर युवक ने नर्स को थप्पड़ मारने की कोशिश की। वार्ड बॉय व डॉक्टर के साथ भी मारपीट की है। पुलिस ने आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है पुलिस ने। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं बिजनौर से, जहां वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार। लगातार 3 दिन से पकड़ा जा रहा है एक गुलदार। शिकार की तलाश में आया गुलदार पिंजरे में हुआ कैद। नगीना वन रेंज के होर नगला गांव में पकड़ा गया गुलदार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुलदार के पकड़े जाने की बात सामने आई है। शिकार की तलाश में आया गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा है। मौके पर महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच में जुट गई है। तरियाम क्षेत्र के भरतपुर मोड़ NH2 की ये पूरी घटना बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां NH2 की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अज्ञात वाहन ने महिला को रौंदा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर सीतापुर से, जहां पर लगातार बढ़ रहा चोरों का आतंक, पुलिस गश्त को चुनौती देकर हो रही चोरी और लगातार चोरी की घटनाओं से डर में नागरिक हैं। चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया है। 80,000 नगद सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए। छत पर सो रहे लोगों के घर चोरी को दिया अंजाम। चोरी के बाद पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं सवाल और महमूदाबाद इलाके में चोरी की घटनाएं हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। सीतापुर से खबर, लगातार बढ़ रहा चोरों का आतंक, पुलिस गश्त को चुनौती देकर चोर लगातार कर रहे हैं चोरी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, बड़े पैमाने पर हो रहा बड़े पैमाने पर गाड़ियों की हो रही कटान और स्क्रैप की अनुमति की आड़ में काटी जा रही चोरी की गाड़ियां। विगत कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना खुर्जा देहात मोटर एंटरप्राइजेस करके एक स्क्रैप यार्ड चल रहा है, जहां पे संभवतः अवैध वाहनों का कटान चल रहा है। इस सूचना पे आज मेरे द्वारा मैं पुलिस फोर्स इस जगह की जब सघन चेकिंग की गई तो इसमें कई रूप से मूलभूत जो विसंगतियां होती हैं वो पाई गई हैं। उन विसंगतियों की जांच की जा रही है। यहाँ पे जो ट्रैफिक की टीम है और जो थाना की टीम है उनके द्वारा यहाँ पे एक एक व्हीकल जो यहाँ खड़ी है उसकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। एक एक व्यक्ति के एक एक जो वाहन है उनकी प्रपत्र जो है उसकी जानकारी की जा रही है। यहाँ पे मौके पे जितनी गाड़ी खड़ी थी सबके प्रपत्र यहाँ पे जो मानक होते हैं मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, तो उस संबंध में जाँच की जा रही है। जाँच तक इस स्क्रैप यार्ड को यहाँ बंद करवाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जाँच के उपरांत की जाएगी। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में क्षेत्राधिकारी भास्कर मिश्रा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान मोटर्स एंटरप्राइजेज जो फैक्ट्री थी जो स्क्रैप का काम करती थी उस पर छापामार कार्रवाई की। और छापामार का ये भारी पुलिस बल के साथ जिस तरह छापेमार कार्रवाई काफ़ी वाहनों को अपने जब्त किया है और उनकी तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार पुलिस के लिए शिकायतें मिल रही थी कि इसमें चोरी के बहाने काटे जा रहे हैं। एनसीआर में से लाकर और जिस तरह से उस फैक्ट्री में जो वाहन काटे जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हैरानी का विषय और चिंता का विषय है। तो उसको लेकर भास्कर मिश्रा पर लगातार शिकायत आ रही थी और तो सीओ क्षेत्राधिकारी जो खुर्जा है भास्कर मिश्रा, उन्होंने छापेमार कार्रवाई करते हुए काफ़ी वाहनों को जब्त किया। और जब्त करने के बाद में बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जो वाहन खड़े थे वो चोरी, काफ़ी वाहन उसमें चोरी के थे, बिना उनके कागज मिले हैं और जो वाहन थे उनके जो डॉक्यूमेंट जिस तरह से नहीं मिले तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि जो फैक्ट्री मालिक है वो फैक्ट्री वाली का करीब बात की जाए तो 1 दर्जन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी पुलिस के द्वारा किया गया है। फैक्ट्री में लगातार वाहनों की कटाई की जा रही है, तो उसको लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई जिस तरह से की गई है तो काफ़ी वाहनों को जब्त किया गया है। और जो मालिक है उसके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। जांच में देखा जाएगा कि आखिरकार उसमें कितने चोरी हुआ है। प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जा रही है, प्रत्येक वाहन को के जो नंबर है वो मिलाए जा रहे हैं और तमाम जो जितने भी साथी हैं उनको सबको पुलिस जुटाई जा रही है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया है और गिरफ्तार करने के बाद में तमाम जो फैक्ट्री है उसको सील कर दिया गया है। और सील करने के बाद में जो क्षेत्राधिकारी भास्कर मिश्रा उनका कहना यह है कि जांच की जा रही है। जांच में जिस तरह से जो तथ्य सामने आते हैं उसके बाद ही कार्रवाई की जाए, लेकिन फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया, जांच की जा रही है और जांच के बाद में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल मीना, इंडिया, बुलंदशहर। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी बरेली से है, जहां पर ट्रक में भीषण आग देखते आग ने विकराल रूप ले लिया
और पीलीभीत से अलीगढ़ जा रहा था ट्रक। मैदा और आटा लेकर ट्रक जा रहा था। आग से करीब 10 लाख का माल जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कैंट थाने के लाल फाटक ओवरब्रिज के पास की घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से अलीगढ़ जा रहा था ट्रक। बरेली से अगली खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बरेली से दिल्ली आनंद विहार जा रही बस पलट गई है। ड्राइवर को नींद आने से पलटी बस और बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिसमें से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। सभी घायलों को सीएचसी मीरगंज में भर्ती कराया गया है। बरेली से दिल्ली जा रही बस पलटी है और एक यात्री की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं कि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली से दिल्ली आनंद विहार जा रही बस पलटी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा में बरसात के कारण गिरा मकान। जर्जर मकान बारिश होने की वजह से गिरा। सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। थाना शाहगंज क्षेत्र के नगलाबासी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नगलाबासी का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जर्जर मकान बारिश होने की वजह से गिरा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी को सकुशल बाहर निकाला गया है। थाना शाहगंज क्षेत्र के नगलाबासी का ये पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जर्जर मकान बारिश होने की वजह से गिरा। सिद्धार्थनगर से अगली खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। ट्रक की टक्कर से महिला की मौत हो गई, युवक को आई चोटें। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा भेजा है। आम खबर आपको हम बता दें, और घायल युवक को जिला अस्पताल बस्सी के लिए रेफर किया। पुलिस ने मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बेवा पुलिस बूथ के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा भेजा है। घायल युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर किए जाने के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर हाफ डाला ट्रक चालक प्रेमी ने रेलवे फाटक तोड़ते हुए कार सवार पति सहित प्रेमिका को टक्कर मार हत्या का प्रयास किया। रहीमाबाद रेल फाटक पर हुए बस सड़क हादसे में माफ कीजिएगा, इस सड़क हादसे में पुलिसकर्मी शिवम सिंह सहित 8 लोग दुर्घटना का शिकार हुए। दुर्घटना के शिकार लोगों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने डाला चालक सपहस निवासी विनय द्विवेदी को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सरफराज आशिक ने कार सवार प्रेमिका को टक्कर ही नहीं मारी, बल्कि करीब 100 मीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। अगली खबर है नागपुर से, जहां पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की ऑडी ने कार व मोपेड को टक्कर मार दी और इस हादसे में दूसरी कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जितेंद्र सोन कांबले की शिकायत पर इस मामले की ऑडी चालक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक ऑडी सवार धर्मपेट ने एक बियर बार से लौट रहे। हालांकि पुलिस ने ऑडी सवार के नशे में होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने आदि धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जिला गुरदासपुर के सिखवा गांव के 30 वर्षीय कुलविंदर सिंह की नशे की ओवरडोज के कारण मौत हो गई। युवक पिछले 3 साल से नशे का आदी था। इस गरीब परिवार का पहला बेटा भी नशे की लत का शिकार हो गया। गांव में खुलेआम चल रहा नशा बेचने का आरोप। ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਇਹਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਜਾਨੀ ਬਥੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਨਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।